हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको याद है, हमने डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्व वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हमने प्रारंभिक दिन में संक्रमण तत्वों के गुणधर्मों के बारे में बताया था कि संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं, संक्रमण तत्व प्रेरक के रूप में काम आते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। आज हम इनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं, संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं। पहली बात तो अंतराकाशी यौगिक कहते किसे हैं और संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं क्यों। ऐसा होता है, अंतराकाशी यौगिक का मतलब भी समझ आ जाएगा और बनाते हैं क्यों ये भी। माना ये कोई संक्रमण तत्व टाइप वेनेडियम है या क्रोमियम है, इसका क्रिस्टल है, ये क्रोमियम धातु का क्रिस्टल है। तो संक्रमण धातु के क्रिस्टल जालक में, संक्रमण धातु के क्रिस्टल जालक में छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं। क्या कहा मैंने? संक्रमण धातु के क्रिस्टल जालक में छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं और इन छोटे छोटे रिक्त स्थानों में छोटे छोटे परमाणु जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन समा जाते हैं और प्राप्त यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। दोबारा सुनिए, संक्रमण धातु के क्रिस्टल जालक में छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं और बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे छोटे छोटे परमाणु इन अंतराकाशों में समा जाते हैं, अतः संक्रमण धातुएं अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। ठीक है भैया। अब मैं आपको संक्रमण धातुएं जो होती हैं, अब इनके अंतराकाशी यौगिकों के गुण बता रहा हूं। एक तो इनका गलनांक उच्च होता है, मजबूत होते हैं, ये गलनांक उच्च होता है, मजबूत होते हैं, ये कठोर होते हैं, ये सही मायने में स्टील जो है ना, स्टील प्योर स्टील जो है, आजकल तो स्टील में भी अलग अलग क्वालिटी आ रही हैं, लेकिन जो पहला जो स्टील था वो एक अंतराकाशी यौगिक था। इनका गलनांक ज़्यादा होता है, ये कठोर होती है, मजबूत होती हैं, निष्क्रिय होती हैं और विद्युत चालकता अधिक होती है। चालकता भी अधिक होती है। हाँ जी, अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं? संक्रमण धातु में अंतराकाशी यौगिक बनाती हैं क्यों? ध्यान दीजिए, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं, इन्हें अंतराकाश कहते हैं और छोटे छोटे परमाणु जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन अंतराकाशों में समा जाते हैं, अतः प्राप्त यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। अंतराकाशी यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, ये मजबूत होती हैं, ये कठोर होती हैं, निष्क्रिय होती हैं और इनकी विद्युत चालकता का मान अधिक होता है। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न बता रहा हूं, संक्रमण धातुएं मिश्र धातु बनाती हैं क्यों?
बनाती है क्यों? संक्रमण धातुएं मिश्र धातु बनाती हैं क्यों? मिश्र धातु क्या है? एक बार पहले मिश्र धातु है क्या? जैसे Cu प्लस Sn, Cu प्लस Zn, यानी दो संक्रमण धातुएं आपस में मिल जाएं और वो कहलाती है मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनी नई धातु मिश्र धातु कहलाती है। ये मिश्र धातु क्या चीज है? दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनी धातु मिश्र धातु कहलाती है। अब एक बात बताता हूं संक्रमण धातु मिश्र धातु क्यों बनाती है? संक्रमण धातु परमाणुओं का आकार लगभग समान होता है। संक्रमण धातु परमाणुओं का आकार लगभग समान होता है। संक्रमण धातु परमाणुओं का आकार लगभग समान होता है। एक धातु को किसी दूसरे धातु के क्रिस्टल जालक में सरलता से विस्थापित किया जा सकता है। सरलता से विस्थापित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? आकार बराबर है, किया जा सकता है। माना कॉपर का क्रिस्टल जालक है, कॉपर के क्रिस्टल जालक में हमने जिंक मिलाया तो कुछ कॉपर के परमाणु हट जाएंगे, उनकी जगह जिंक के परमाणु आ जाएंगे। संक्रमण धातु के परमाणुओं का आकार लगभग समान होता है। एक धातु को किसी दूसरे धातु के क्रिस्टल जालक में सरलता से विस्थापित किया जा सकता है। विस्थापित किया जा सकता है, ठीक है। अतः संक्रमण धातुएं मिश्र धातु बनाती हैं। कारण क्या है? आकार बराबर होना और एक धातु द्वारा किसी दूसरे धातु के क्रिस्टल जालक में सरलता से विस्थापित कर देना। अतः संक्रमण धातुएं मिश्र धातु बनाती हैं। ठीक है भैया। संक्रमण धातुएं मिश्र धातु क्यों बनाती हैं? क्योंकि इनके आकार बराबर होते हैं और जब इनको आपस में मिलाया जाता है तो एक धातु किसी दूसरे धातु के क्रिस्टल जालक को आराम से सरलता से विस्थापित कर देती है। अच्छा, इनके गुण भी ये कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं और उच्च गलनांक वाली होती हैं। और ये उच्च गलनांक वाली होती है। अब बात आती है कि संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं क्यों? संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है क्यों? सुनिए,
आपको संक्रमण धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है? आपको संक्रमण धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है? n-d 1 से 10 ns 1 से 2। ठीक है, याद हो तो आपको मैंने पढ़ाया था। इनमें एक बार पहले मैं प्रश्न का मतलब समझाता हूं। संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं, क्यों? जैसे मैग्नीज को ही देख लो, मैग्नीज +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है, Mn+2 बना लेता है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, Mn+3 बना लेता है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, Mn+4 बना लेता है। +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +5 बना लेता है। +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, 6 बना लेता है। 7 दर्शाता है, +7 बना लेता है, Mn। यानी संक्रमण धातुएं बार बार अलग अलग यौगिकों में अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं, क्यों? उत्तर है कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। इनकी n-1d तथा ns उपकोष की ऊर्जा उपकोष के कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। n-1d और ns कोष के कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। माना हम ns कक्षक का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उस समय एक आध इलेक्ट्रॉन कभी इसका भी चला जाता है, तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे ना। तो उत्तर समझिए, संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं, क्यों? संक्रमण धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। इनमें n-1d और ns उपकोष के कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। अतः संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है भैया, क्योंकि वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने लगते हैं तो साथ में उसका भी निकल जाता है, क्योंकि इनकी ऊर्जा लगभग कैसी है? समान है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है, क्यों? चौथा है आज का, संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है, क्यों? समान होता है, क्यों? यह हमारा प्रश्न है। यानी अगर हम किसी संक्रमण श्रेणी को देखें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, तो इनके आकारों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। उसका कारण क्या है? संक्रमण श्रेणी में के तत्वों में
बाएं से दाएं जाने पर आकार को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। कौन कौन से कारक हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि। बाएं से दाएं जा रहे हैं किसी माना इसी को ही देख लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, 22, 23, 24। तो नाभिक में आवेश बढ़ रहा है ना। ये 21 क्या है? 21 उसके प्रोटॉनों की संख्या है, 21 उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो पहले 21 प्रोटॉन थे, अब 22 हो गए। तो नाभिक में प्रोटॉन बढ़ गए, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ गए, यानी नाभिक में आवेश बढ़ गया। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि। जब नाभिक में आवेश बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा और आकार में कमी आएगी। ध्यान दें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है। क्यों? संक्रमण श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर आकार को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि। प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि क्या करती है? तो हमें पता है किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी इसका मतलब नाभिक का आवेश बढ़ेगा। नाभिक का आवेश बढ़ेगा इसका मतलब आकार में कमी आएगी। और दूसरा कारक है परिरक्षण प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परिरक्षण प्रभाव। आपको याद है संक्रमण श्रेणी के तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में भरे गए थे। जैसे अपन स्कैंडियम वाली लाइन की बात ही करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 भरे गए थे कि नहीं भरे गए थे? तो जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कोष में भरे जा रहे हैं, तीसरे कोष में भरे जा रहे हैं, तो चौथे कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में भरे जा रहे हैं तो नाभिक अब तीसरे कोष के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, चौथे के थोड़ी खींचेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों में इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कोष में भरे जाने पर बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला आवेश कम हो जाता है। तो परिरक्षण प्रभाव। संक्रमण श्रेणी के तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में भरे जाते हैं। संक्रमण श्रेणी के तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में भरे जाते हैं, जो ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश को कम कर देते हैं। मैंने कहा ना बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाएगा, कम कर देते हैं। यह घटना
परिरक्षण प्रभाव कहलाती है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला आवेश कम हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा ना, इससे जिससे आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है। मैं फिर एक बात कह रहा हूं, संक्रमण श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर आकार को प्रभावित करने वाले निम्न दो कारक हैं। पहला, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि जो आकार को कम करती है। दूसरा, परिरक्षण प्रभाव जो आकार को बढ़ाता है। उपरोक्त दोनों कारकों के सम्मिलित प्रभाव से, दोनों कारकों के सम्मिलित प्रभाव से संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान रहता है। क्या हमारा प्रश्न यही नहीं था क्या कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान रहता है? क्यों? तो उत्तर आपको पता लग गया। संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। पहला कारक प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि। संक्रमण श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि क्यों हो रही थी? तुम्हें याद है ना, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा था, यानी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही थी। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक पर आवेश बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, इससे आकार में कमी आती है। दूसरा कारक था परिरक्षण प्रभाव। संक्रमण श्रेणी के तत्वों में इलेक्ट्रॉन हमेशा n-1d उपकोष में भरे जाते हैं, यानी अंदर वाले उपकोष में भरे जाते हैं, जो ns कक्षक पर लगने वाले इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिक के आवेश को कम कर देते हैं। यह घटना परिरक्षण प्रभाव कहलाती है, जिससे आकार में वृद्धि होती है। उपरोक्त दोनों कारकों के सम्मिलित प्रभाव से संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान रहता है। अगर मैं प्रथम संक्रमण श्रेणी की चर्चा करूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, तो यहां से यहां तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक प्रभावी नाभिकीय आवेश वृद्धि अधिक प्रभावी होती है परिरक्षण प्रभाव की। प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि अधिक प्रभावी होती है परिरक्षण प्रभाव की। ठीक है, अब प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि क्या करती है? आकार कम करती है ना, अतः आकार में कमी आएगी। अगर हम क्रोमियम से फेरम तक की बात करें तो प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि और परिरक्षण प्रभाव बराबर हो जाता है और इनका आकार कैसा रहता है? समान रहता है। और अगर फेरम से जिंक की बात करें तो यहां परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि से ज्यादा होता है, अतः आकार में वृद्धि होती है। यह आकार की कमी और वृद्धि थोड़ी थोड़ी है,
इसीलिए हम जनरली तो यही कह देते हैं कि आकार समान रहता है, फिर भी मैंने आपको डिटेल बताई। शुरुआत में प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि ज़्यादा होती है और बाद में परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होता है। तो अब आज हमने आपको अभी तक एक तो यह बताया कि अंतराकाशीय यौगिक कैसे बनते, क्यों बनाते हैं, एक यह बताया कि ये मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, एक यह बताया कि इनके आकार लगभग समान क्यों होते हैं, और एक यह बताया कि इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं। इन 4 बातों को मैंने आज आपको बताया है।